औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। चैप्टर नंबर 13 के सिलसिले की सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 13 के सिलसिले की हमारे पास ये चौथी वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो के अंदर, एक में ओहम्स लॉ डिस्कस किया था हमने, दूसरे में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंसेस को डिस्कस किया था, और इन द थर्ड वीडियो वी हैव डिस्कस द न्यूमेरिकल्स रिलेटिंग टू दिस numericals of the factors affecting resistance and Ohm's law. And this is the fourth video in which we have been discussing about another topic. The chapter name is current electricity, and the topic we are going to discuss is EMF and terminal potential difference. EMF, electromotive force, which is called EMF, and terminal potential difference is the topic we will going to discuss today. Before we start discussing about the EMF or the terminal potential difference, we must have to know about the sources of electrical energy. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हमारे सोर्सेज होते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, व्हाट आर दी सोर्सेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द सेल. ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द सेल. तमाम लोग सेल से जनाब वाकिफ़ है. घर के रिमोट में सेल लगा होता है. जितनी भी डिवाइस आपकी होती हैं उन तमाम में आपके पास सेल लगे होते हैं. व्हाट इज सेल? तो सेल इज अ बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट that is used to create electrical energy from stored chemical energy, or to store electrical energy in the form of chemical energy. A basic cell consists of two electrodes विद इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन देम. तवज्जो से सुन लें. सेल से आप तमाम लोग जनाब वाकिफ़ हैं. सेल आपने देखे होंगे, बचपन में खेला होगा तो खिलौने के अंदर भी सेल डालते थे. सेल के ज़रिए बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी को, इस एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी कैसे पैदा होती है? केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो एनर्जी पैदा होती है, उसके नतीजे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है. जो कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल होता है वो कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का. इसका होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का होता है. इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराते हैं मेरे बेटा, उसमें क्या होता है? हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनको बिलतरतीब कैथोड और एनोड कहा जाता है. दरमियान में कोई केमिकल होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. और जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज हमारे पास जमा हो जाते हैं. द नेक्स्ट वाज द बैटरी. अब आप अक्सर लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि सेल और बैटरी एक ही चीज़ होती है. इसी हद तक बात दुरुस्त भी है. और जो बैटरी की जब बात करते हैं तो हमारे जहन में यूपीएस की बैटरी या दूसरी बैटरी हमारे जहन में आती है. बैटरी बेसिकली सेल से मिलकर बनती है. सेल होता है बेसिक यूनिट. सेल इज द बेसिक यूनिट. और जब दो या दो से ज़ायद सेल को कंबाइन कर दिया जाता है तो उसके नतीजे में हमारे पास बैटरी तश्कील पाती है. घर में कभी आपने अगर यूपीएस की बैटरी को, गाड़ी की कार की बैटरी को आपने देखा हो तो उसके अंदर आपको वो पानी डालने के लिए 6 सुराख आपको नज़र आते हैं. ये बेसिकली 6 बेसिक सेल होते हैं. हर यूनिट को सेल कहा जाता है. उन तमाम सेलों को जब मिलाते हैं तो हमारे पास बैटरी तश्कील पाती है. तो सुन ले तवज्जो से. इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग वोल्टेज. सेल जो हमारे पास होता है उसमें एक मखसूस वोल्टेज पैदा होता है केमिकल रिएक्शन के नतीजे में. थोड़ा सा अगर आपको याद हो, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से आपने टॉपिक पढ़ा था. हर रिएक्शन के दौरान एक ख़ास किस्म का पोटेंशियल जनरेट होता है. अब उस पोटेंशियल को कंबाइन करके हम अपनी मर्जी का पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग वोल्टेज. कभी 12 वोल्ट की बैटरी होती है, आपने देखा होगा कि 6 वोल्ट की बैटरी होती है. 6 वोल्ट की बैटरी में 3 सेल होते हैं, 3 सुराख होते हैं पानी डालने के. और 12 वोल्ट की बैटरी में हमारे पास 6 सुराख जो है वो होते हैं जिसके अंदर 6 बेसिक सेल होते हैं. नाउ वी आर इन पोजिशन टू डिस्कस द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अब हम इस पोजीशन में हैं कि जब हमको बैटरी का अंदाज़ा हो गया है
कि बैटरी के ज़रिए हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है, तो अब हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात ये ध्यान में रखिएगा कि इसका नाम तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, बट दिस इज बेसिकली नॉट फोर्स। ये फोर्स नहीं है, ये दरअसल वर्क होता है, काम होता है। फोर्स जो वर्क करती है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम कहते हैं। डेफिनेशन ज़रा तवज्जो से ध्यान से सुनिएगा, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। डेफिनेशन आपसे ये कहती है, इट इज द टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंस व्हेन नो करंट ड्रॉज फ्रॉम अ सेल और बैटरी। जब हम किसी बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं। बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में प्लेटों पर चार्ज जमा हो जाते हैं, प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। अगर हम किसी बैटरी से करंट को ड्रॉ ना करें, करंट ना निकालें और उसके टर्मिनल के दरमियान जब वोल्टेज को नोट डाउन करते हैं तो उस वोल्टेज का नाम होता है ईएमएफ। घर में अक्सर आपने देखा होगा यूपीएस के ऊपर आप जब डिवाइसेस चला रहे होते हैं, पंखे चला रहे हैं, लाइटें चला रहे हैं, लाइट जाती है तो घर वाले कहते हैं जल्दी जल्दी फालतू लाइटें बंद कर दो। अगर एक पंखा चल रहा है, दूसरा पंखा चलाते हैं तो आप देखते हैं कि पहले पंखे की रफ्तार थोड़ी सी स्लो हो जाती है। वजह क्या होती है, जब उस पर लोड पड़ता है तो उसका वोल्टेज डिक्रीज कर जाता है। लोड पड़ता है तो उसका वोल्टेज डिक्रीज कर जाता है। अगर हम किसी लोड को ना जोड़ें, कोई लोड कनेक्ट ना करें और बैटरी के टर्मिनल के दरमियान जब वोल्टेज को नोट करेंगे तो उसका नाम होता है ई एम एफ ऑफ सेल। क्या नाम होता है? ई एम एफ ऑफ सेल होता है द पोटेंशियल डिफरेंस when between the ends of the terminal, बैटरी के टर्मिनल के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है when no current is drawn from the battery, जब किसी बैटरी से करंट ड्रॉ ना करे तो उसका नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी एक और डेफिनेशन हम जनाब कर सकते हैं, तवज्जो से देखिएगा। एक डेफिनेशन तो क्या हो गई मेरे बेटा, इट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। एंड दिस वन मोर डेफिनेशन, एक और तरीकों से भी डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट पर कूलम चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह जब अंदर काम हो रहा होता है बैटरी इसके अंदर, जब बैटरी के अंदर जो वर्क होता है, जो चार्जेस को एक प्लेटों के दरमियान इलेक्ट्रोड के दरमियान मूव करता है, उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सिंपल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को शॉर्टकट पे बोलते हैं ईएमएफ, ई फॉर इलेक्ट्रो, एम फॉर मोटिव, एफ फॉर फोर्स। इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि वर्क है और वर्क हमारे पास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज डिनोटेड बाय ई और इसका जो सिंबल हमारे पास होता है वो ई होता है। क्योंकि ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है लिहाजा इसकी यूनिट वोल्ट होगी। डायमेंशन भी वही होती है जो वोल्ट की होती है और इसकी यूनिट भी क्या होती है मेरे बेटा, वोल्ट होती है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन एक दो से देने की कोशिश करते हैं, समझने की जरा कोशिश कीजिएगा। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ रजिस्टर, जब किसी रजिस्टर से करंट पास होता है ना तो वहां पर कुछ एनर्जी डेसिपेट हो जाती है, कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है वर्क करने के लिए। अब एक चार्ज चला, उसकी एनर्जी खत्म हो गई। अब तो हमें उसको मुसलसल चलाने के लिए हमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? हमें मुसलसल चलाने के लिए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। इस कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी को सुनने जरा गौर से, व्हेन करंट पासेस थ्रू अ रजिस्टर इट डेसिपेट एनर्जी व्हिच इज ट्रांसफर्ड इनटू हीट एनर्जी और वर्क। Thus, to sustain a current in the conductor, some source of energy is needed. That is that it could continuously supply power equal to which is dissipated on the heat on the resistor. The strength of this power, जो पावर जहाँ से आपके पास आ रही है, मुसलसल करंट देना पड़ेगा चलाने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ दिस पावर इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो पावर आपको मिल रही है, जो स्ट्रेंथ मिल रही है, कहाँ से मिलती है? वो बैटरी से मिलती है। उसको जनाब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। The most simple, the easiest definition you have to remember is the first one. It is the terminal voltage or the potential difference across the terminal of a battery when no current is drawn from it. इतनी सी डेफिनेशन याद कर ले, इनफ काफ़ी है। जहाँ समझाने के लिए बहुत सारी बातें लिख दी है, ऐसे कोई इतनी ज़रूरत भी इसको नहीं थी। Now then, we'll move forward.
नाउ वी कम टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हम आते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करते हैं जब हम किसी बैटरी को लोड से जोड़ते हैं। लोड कहते हैं बेसिकली रेजिस्टेंस को। घर में जितनी भी डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं आप, तमाम डिवाइसेस के अंदर रेजिस्टेंस होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फैन हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो आयन इस्त्री हो, चाहे आपके पास पानी की मोटर हो। ऑल ऑफ दीज डिवाइसेस हैव रेजिस्टेंस। हर डिवाइस के अंदर क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है। जब हम किसी डिवाइस को जोड़ देते हैं वोल्टेज सोर्स के साथ, और जब हम डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने की कोशिश करते हैं, तो वो कम होता है। किसके मुकाबले में? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के मुकाबले में वो पोटेंशियल डिफरेंस कम आता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है? कम आता है। जो बैटरी का होता है, अगर बैटरी 14 वोल्ट की है, जब आप उसमें से करंट ड्रॉ करेंगे 12 वोल्ट हो जाएगा। जो आपका लोड पर जो रेजिस्टेंस पहुंचेगा वो रेजिस्टेंस 12 वोल्ट पहुंचेगा। आसान जुबान में कहते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ लोड। ईएमएफ बैटरी के टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस था। EMF is the potential difference across the ends of a battery। बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था। वेयर एज जो आपने लोड जोड़ा है, जो रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया है, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक सिंपल सा सर्किट देखते हैं जिसमें रेजिस्टेंस है R। एक सिंपल सर्किट देखते हैं, रेजिस्टेंस R है जिसको हमने कनेक्ट किया एक लोड से। R है, resistor R is connected by the leads of negligible resistance to the terminal of a battery। बैटरी के लीड्स पर, बैटरी किनारे है, उससे हमने एक रेजिस्टेंस को जनाब जोड़ दिया है। द बैटरी इज मेड अप ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट। बैटरी, यकीनन बैटरी होगी तो इलेक्ट्रोलाइट होगा, केमिकल रिएक्शन होंगे, इसके नतीजे में हमारे पास करंट पैदा होगा। एंड इलेक्ट्रोड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ EMF। एंड hence when this current flows from the battery, it encounters some resistance by the electrolyte present in the electrode। अब जरा अगर तवज्जो सुना गौर से। जब हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया तो आपको बताया गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो चार्जेस के फ्लो में जो अपोजिंग फोर्स होती है उसका नाम होता है रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल सर्किट में हमारा लोड लगा होता है, जब वहाँ से करंट पास करेगा, चार्जेस पास करेंगे, तो उसको जनाब क्या कहते हैं? करंट पास होगा तो उसकी रेजिस्टेंस पैदा होगी। मगर जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, यानी जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, बैटरी के अंदर, विद इन द बैटरी इलेक्ट्रोड होते हैं, अंदर अगर देखोगे तो कैथोड होगा, एनोड होगा, जब उसमें केमिकल रिएक्शन होता है और जब उसके अंदर चार्जेस इलेक्ट्रोड यानी कैथोड और एनोड की जानिब ट्रेवल करते हैं, तो विद इन द बैटरी, बैटरी के अंदर भी चार्जेस जब फ्लो करेंगे तो रेजिस्टेंस अकर होगी। फिर सुनो गौर से, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या है? कैटायन है, एनायन है, वो इलेक्ट्रोड की जानिब यानी कैथोड और एनोड की जानिब ट्रेवल करेंगे, तो बैटरी के अंदर भी हमारे पास क्या होगी? कुछ रेजिस्टेंस होगी। It encounters some resistance by the electrolyte present in the between the electrode। This resistance is known as internal resistance R of the battery। यानी बैटरी के अंदर भी रेजिस्टेंस है, तो बाहर रेजिस्टेंस है, जो आपने लोड लगाया, लोड के अंदर रेजिस्टेंस है। मगर जब आपके पास इलेक्ट्रोड की बैटरी के अंदर जो चार्जेस मूव कर रहे हैं उनके अंदर भी रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस का नाम होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अ स्टडी करंट I flows as shown in the figure। यहाँ जरा तवज्जो से मेरे बच्चा गौर से डायग्राम को देख कर समझना। ये बाहर जो मैंने पोर्शन लगाया है, R लिखा हुआ है, ये तो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसको लोड भी कहते हैं। दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड लोड। और बैटरी के अंदर, विद इन द बैटरी, सेल के अंदर, बैटरी के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होती है। इस रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। किससे करते हैं बेटा? इसको स्मॉल r से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसके मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें और ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करें, मैथमेटिकल फॉर्म की बात करते हैं, ओहम्स लॉ की बात करते हैं, V = IR कहता है ओहम्स लॉ। यहाँ पर जो EMF हमारे पास है, जो बैटरी होती है ना बेटा, पहली बात यहाँ पर कि एक रेजिस्टेंस R एक्सटर्नल है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? स्मॉल r है। ये दोनों लगे होते हैं सीरीज के अंदर, लिहाजा इनकी टोटल रेजिस्टेंस R + R के बराबर होती है। अगर सर्किट में जो हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है, अगर वो करंट I है, तो सर्किट में हमारा करंट मेरे बेटा फ्लो हो रहा है, अगर उस सर्किट पे फ्लो होने वाला करंट मेरे बेटा क्या है?
आई हमारे पास अगर करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है, इसका भी ख्याल रखिएगा। करंट जो फ्लो हो रहा है मेरे बेटा, अगर इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, अगर वो करंट हमारे पास आई है, कितना करंट है मेरे बेटा, आई हमारे पास जनाब जो है वो करंट फ्लो हो रहा है, आई हमारे पास मेरे बेटा अगर करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस आर है, और जो बैटरी का ईएमएफ है, जो बैटरी का ईएमएफ है उसका नाम क्या है, ई है। जो बैटरी का ईएमएफ है उसका नाम मेरे बेटा ई है। तो अगर हम यहाँ पर ओम्स लॉ को इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर बेटा ओम्स लॉ को इस्तेमाल करेंगे, तो ई बराबर हो जाएगा आई आर प्लस आर, यानी वी की जगह पर ई आ गया। ये तो जनरल फॉर्म है ओम्स लॉ की। ऊपर जो मैंने V इक्वल टू आई आर लिखा है, इस V इक्वल टू आई आर फार्मूले को अगर हम चाहते तो वर्डिंग में लिख देते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, E के बराबर है। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे बेटा E के बराबर है, करंट I फ्लो हो रहा है, और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R प्लस आर के बराबर है। टोटल रेजिस्टेंस R प्लस आर के बराबर है। अगर इस I को हम फर्दर मल्टीप्लाई कर दें तो I कैपिटल R से स्मॉल r दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और ये जो आई आर होता है, ये जो मेरे पास आई आर होता है, ये बेसिकली होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है मेरे बेटा, ये आई आर मेरे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। लोड के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होती है इसको हम कहते हैं आई आर। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ जो आई आर लिखा है मेरे बेटा, ये आई आर ओहम्स लॉ की वजह से लिखा है। इसको चाहते तो हम वर्डिंग के अंदर भी लिख सकते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूरी बैटरी की बात करते हैं, तो ई है, करंट आई है, रेजिस्टेंस आर प्लस आर के बराबर है। ठीक है जनाब। फिर कह रहा हूँ कि वी इक्वल टू आई आर स्टैंड फॉर द ओहम्स लॉ। इस वी को इस वी से ना मिलाइएगा, ठीक है जनाब। अब जो आई आर है वो तो वी के बराबर है, तो वी इक्वल टू क्या हो गया, वी प्लस आई आर के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, वी प्लस आई आर के हमारे पास बराबर हो गया है। ई से मुराद यहाँ पर क्या है, ई एम एफ है, और वी से मुराद यहाँ पर है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ई से मुराद क्या है, ई एम एफ है, वी से मुराद क्या है हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द लोड, जो पोटेंशियल डिफरेंस है। ये सिनारियो उस वक्त होता है जब हम बैटरी में से करंट ड्रॉ कर रहे होते हैं। The above equation we have written E is equal to V plus IR। जो इक्वेशन बेटा मैंने लिखी है, कौन सी इक्वेशन लिखी है, जो इक्वेशन मैंने लिखी है E is equal to V plus IR, दिस इक्वेशन होल्ड्स व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। जब सर्किट में से हम करंट को ड्रॉ करते हैं, यानी कि जब लाइट चली जाए, यूपीएस के अंदर बैटरी लगी है, उस बैटरी से हम करंट को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऐसे में हम फार्मूला E is equal to V plus IR इस्तेमाल करेंगे। मगर जब लाइट आ जाती है तो हम बैटरी को चार्ज भी करते हैं। क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज भी करते हैं। और जब चार्ज किया जाता है बैटरी को, तो चार्जिंग का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। चार्जिंग का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं, घर में आप चार्जर होते हैं, मोबाइल फ़ोन का जी बैटरी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 वोल्ट की होती है। उसको चार्ज करने के लिए हम 6 वोल्ट 7 वोल्ट इस्तेमाल करते हैं। कभी अगर चार्जर हमारा ख़राब हो जाए, 3 वोल्ट दे रहा हो, और बैटरी को चार्जिंग पे लगाया मोबाइल को, एक तो दफ़ा बात कभी तो मोबाइल चार्ज ही नहीं होता, वही अटका हुआ है। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह क्या होती है कि जो चार्जर होता है वो बैटरी के वोल्टेज से कम वोल्टेज या बराबर वोल्टेज दे रहा होता है। और अगर चार्जर का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज से कम हो जाए तो बजाय बैटरी का वोल्टेज बढ़ने के, करंट बढ़ने के, उल्टा कम हो जाती है बैटरी। इसलिए कि करंट बैटरी से चार्जर की जाने फ्लो होता है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की जाने फ्लो होता है। जब किसी बैटरी को एक्सटर्नली चार्ज किया जाएगा तो ऐसी सूरत में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे में V बराबर होता है E प्लस आई आर के। V किसके बराबर होता है, ज़रा गौर से देखना बेटा, इस ऊपर वाले रिलेशन में अगर हम गौर से देखो मेरे बच्चा, जो ऊपर मैंने रिलेशन लिखी है अगर मैं आपको लिख दूँ, इस रिलेशन में मेरे बेटा E ज़्यादा होता है, किससे, E V से ज़्यादा होता है। मगर जब एक्सटर्नली चार्ज किया जाएगा, तो ऐसे में V की वैल्यू ज़्यादा होती है, किससे, जो एक्सटर्नल वोल्टेज होगा वो बैटरी के वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। एक्सटर्नल वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे में फार्मूला V इक्वल टू E प्लस आई आर के बराबर हमारे पास होगा।
जब फिजिकल क्लास मैंने ली थी आप लोगों की, जिन लोगों की ने फिजिकल क्लास ली है तो वहाँ आपको याद होगा कि मैंने काफ़ी डिटेल से तफसील से बहुत सारी बातें लिखवाई थी, यहाँ मेंशन नहीं किए। हर सिंबल को अलग अलग से लिखवाया था। आप दोनों जहाँ समझ लीजिएगा वहाँ से देख के लिख लेंगे तो और ज़्यादा बेहतर आपके लिए मामला हो जाएंगे। अब थोड़ा सा एक छोटी सी वीडियो है, ज़रा इसके ज़रिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास क्या जनाब सिनारियो हमारे पास बनता है। तवज्जो से देखिएगा मेरे बेटा, एक छोटी सी वीडियो हमारे पास है। इस वीडियो को ज़रा आप समझ लेंगे तो मामला आपके लिए आसान हो जाएगा। वीडियो हमारे पास ये है मेरे बेटा कि जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल होते हैं अपोजिट, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ देखो दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ दोनों नेगेटिव है ये भी रिपेल करेंगे, ये दोनों पॉजिटिव ये भी रिपेल करेंगे। मगर जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं मेरे बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। जब हम बैटरी की बात करते हैं तवज्जो देके देखिएगा, जब हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी के इंटरनली अगर हम देखें तो बैटरी के अंदर नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि ऊपर पॉजिटिव लिखा होता है, नीचे नेगेटिव लिखा होता है। जब बैटरी को चार्ज हो रही होती है या बैटरी को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, एक तो कुछ बैटरी ऐसी होती है जो बाद में चार्ज हो जाती है, कुछ बैटरी ऐसी होती है जो कि एक ही दफ़ा चार्ज होती है। जब बैटरी को हम बना रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, तो बैटरी के अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक एंड से दूसरे एंड की जाने मूव करते हैं। कहाँ मूव करते हैं देखो बेटा गौर से, ब्लू वाले नेगेटिव है, रेड वाले पॉजिटिव है। ये विद इन द बैटरी ये चार्ज हमारे पास क्या होते हैं, मूव करते हैं। और एक वक्त ऐसा, और जब मूव करेंगे एक तरफ नेगेटिव चार्ज होंगे एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो इसके दरमियान क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसके दरमियान जनरेट होगा। अभी 0.6 है, ये चार्ज मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, यहाँ तक कि एक एंड पर आपके पास मुकम्मल तौर पर, एक एंड पर मुकम्मल तौर पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। ऐसी सूरत में कहा जाता है बैटरी कंप्लीटली चार्ज है और इसके दरमियान एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, दरमियान में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है 1.5 वोल्ट का। जब ये बैटरी क्रिएट हो रही होती है, जब चार्ज नहीं होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम है। जब बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं, तो चार्जेस हमारे मूव करते हैं, चार्जेस मूव करते हैं तो एक एंड मुकम्मल तौर पे पॉजिटिव चार्ज से और एक एंड मुकम्मल तौर पे नेगेटिव चार्ज से हमारी फिल हो जाती है। और ऐसे में 1.5 ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट हमारे पास पैदा हो जाता है, डेवलप हो जाता है। जब आपके पास, ज़रा गौर से तवज्जो देके देखिएगा, अब जब मैंने इस अंदर अगर आप देखें, ये तो हमने बात की थी सेल की, अगर हम बैटरी के हवाले से बात करते हैं, ये कैथोड है, ये एनोड है, फ़र्ज़ करें Na और Cl है। Na हमारे पास है, Cl हमारे पास है, ये नेगेटिव वाला कैथोड कहलाता है, पॉजिटिव वाला एनोड कहलाता है। ये चार्जेस प्लस वाले मूव करते हैं कहाँ पर, नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। नेगेटिव वाले कहाँ मूव करते हैं, पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। जानते हो ना भाई, पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं पॉजिटिव की तरफ। जब ये चार्जेस हमारे मूव करेंगे, जब ये चार्जेस हमारे मूव करेंगे तो मूव करने की, जब ये चार्जेस मूव करेंगे तो इनके मूव करने की वजह से भी क्या होगी, इनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा होगी। क्या होगी बेटा, इसके अंदर रेजिस्टेंस हमारे पास जनाब पैदा हो जाएगी। इनके दरमियान रेजिस्टेंस, बड़ी बैटरी हो छोटी बैटरी हो, करंट का फर्क होता है। ये हमारे जब चार्जेस मूव करना शुरू करते हैं, सुनना बेटा गौर से, जब चार्जेस मूव करना शुरू कर देते हैं एक्सटर्नल सर्किट, ये मैंने बल्ब लगा दिया, क्या लगा दिया बेटा, हमने ये बल्ब लगा दिया है, जोड़ दिया है। जब हम इन चार्जेस को मूव कराएंगे तो अंदर भी चार्जेस ट्रेवल करते हैं, अंदर भी चार्जेस मूव करते हैं। बैटरी के अंदर चार्ज प्रोड्यूस होते रहते हैं, ये चार्ज हमारे मूव करते रहते हैं, बाहर हमारा करंट मेरे बेटा मूव कर रहा है। और आप क्या देखते हैं कि अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिक्रीज कर जाता है। यहाँ अगर आप तवज्जो से और देखेंगे, ये टर्मिनल वोल्टेज आपके पास है, चार्जेस मूव कर रहे हैं, यहाँ पर 1.5 है, जब वहाँ तक पहुँचेगा तो 1.3 रह जाएगा। यहाँ पर कितना है, 1.5 वोल्ट है, अंदर रेजिस्टेंस हुई, रेजिस्टेंस की वजह से, इसके मूव करने की वजह से 0.2 वोल्ट का फर्क आ गया, इंटरनली अभी मूव कर रहा है। और जिसकी वजह से जो लोड हमारे पास होगा, उस लोड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 0.3 वोल्ट पहुंचेगा। कितना पहुंचेगा मेरे बेटा, 0.3 वोल्ट पहुंचेगा। 0.2 वोल्ट हमारे पास ड्रॉप हो जाएगा जब चार्जेस मूव करेंगे। जब चार्जेस मूव करेंगे तो उनकी वजह से ये ड्रॉप आउट हो जाएगा। जब ये बिल्कुल स्टैटिक हो जाते हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव एक प्लेट पर नेगेटिव, चार्जेस मूव नहीं कर रहे होते, जब चार्जेस मूव नहीं कर रहे होते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास जो होती है वो जीरो हो जाती है।
ये तो हमारे चंद फार्मूलाज हो गए हैं, देख लीजिएगा तवज्जो से गौर से, इतना काफ़ी एग्जाम में सवाल जो आपके पास आता है कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन करें और इसके दरमियान रिलेशन बनाए, तो रिलेशन आप देख लीजिएगा। फिजिकल क्लासेस में जो चीज़ें आपको बोर्ड के ऊपर लिखवाई गई थी वो रिलेटिवली थोड़ा सा इससे ज़्यादा थी, क्योंकि होता है कि क्लास के अंदर सवाल जवाब हो रहे होते हैं तो उसके बीच पे एक आध दो चीज़ें और जनरेट हो जाती है हमारे पास। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास दो फार्मूले स्टैब्लिश हो गए और आप जैसा कि जानते हैं कि जहाँ पर हमारे पास फार्मूले होते हैं ऑब्वियसली वहाँ पर न्यूमेरिकल भी हमारे पास होते हैं। दो छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हैं किताब के, बिल्कुल सिंपल सादा सेल से न्यूमेरिकल है, इसको हाथ के हाथ यहाँ कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के न्यूमेरिकल है। तीन तरह के न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 13 के अंदर। एक तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल है, दूसरा हमारे पास ईएमएफ के न्यूमेरिकल है, और तीसरा हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल है। किसके मेरे बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के हमारे पास न्यूमेरिकल है। तवज्जो देकर जरा सवाल को देखिएगा और गौर से पढ़िएगा। सोर्स ऑफ व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू चार्ज अ बैटरी ऑफ 20 एम्पियर, ये 20 वोल्ट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओहम एट अ रेट ऑफ 20 एम्पियर। यहाँ जरा एक चीज़ जो समझने की बहुत इंपॉर्टेंट अहम होती है कि हमने बैटरी को चार्ज कर रहे हैं कि करंट ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है मेरे बेटा? चार्ज अ बैटरी है। क्या है मेरे बेटा? चार्ज अ बैटरी है, लिहाजा इसके अंदर एक्सटर्नल वोल्टेज हमारे पास ज़्यादा होगा। एक्सटर्नल वोल्टेज हमारे पास ज़्यादा होगा। डेटा अगर हम बनाते हैं मेरे बेटा कि तो गिवन हमारे पास क्या है? ई एम एफ ऑफ बैटरी हमें गिवन है 20 वोल्ट है, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कितनी गिवन है? 0.1 ओहम इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। करंट भी गिवन है, कितना है मेरे बेटा? 20 एम्पियर हमें करंट गिवन है जो सर्किट के अंदर मौजूद है, और हमको मालूम करना है रिक्वायर्ड क्या है कि कितने वोल्टेज से इसको चार्ज किया जाएगा। प्रीवियस जो आपको बताया है मेरे बेटा, देख लो दो फार्मूले थे, वी ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर था, और एक वी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर था जिसमें वी ज़्यादा था। ये डिपेंड करता है कि हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं कि चार्ज कर रहे हैं। सिंस वी आर चार्जिंग द बैटरी, चूंकि हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, लिहाजा ऐसी सूरत में जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो वी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर होगा। ये दोनों फार्मूले बज़ाहिर एक जैसे हैं, सारा फ़र्क इस बात पर आता है कि चार्ज कर रहे हैं कि करंट ड्रॉ कर रहे हैं। वेदर वी आर चार्जिंग और वी आर ड्रॉइंग द करंट, या तो इसको चार्ज कर रहे हैं या करंट जनाब इसको जो वो ड्रॉ कर रहे हैं। v इक्वल टू ई प्लस आई आर, जस्ट वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज, कुछ भी नहीं किया। 20 है, 20 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 22 वोल्ट हो जाएगा। कितना होगा मेरे बेटा? 22 वोल्ट हमारे पास हो जाएगा, यानी 20 वोल्ट की हमारी बैटरी थी और इसको चार्ज करने के लिए हमें 22 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दरकार होगा। बुक का ये न्यूमेरिकल है। देखो कोई न्यूमेरिकल ना मुश्किल होता है ना आसान होता है। अभी आपको ये लग रहा है बड़ा सिंपल सा आसान सा न्यूमेरिकल है, वक्त फार्मूला याद ना आया तो सारा न्यूमेरिकल बेकार है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको फार्मूला, और सबसे इस फार्मूले के अंदर जो अहम बात है ना वो लॉजिक ये है कि चार्ज, दो फार्मूले दोनों एक जैसे हैं, एक में ई इक्वल टू वी प्लस आई आर है, एक में वी इक्वल टू ई प्लस आई आर है। वो डिपेंड करता है कि चार्ज कर रहे हैं कि करंट ड्रॉ कर रहे हैं। एक और सवाल हम कर लेते हैं, यहाँ आपको आइडिया हो जाएगा। और इसके अंदर क्या देख रहे हैं, इस फार्मूले को अगर आप गौर से देखोगे मेरे बच्चा, इसको अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे बेटा? इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। सवाल पढ़े, या बैटरी ऑफ ई एम एफ 24 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 10 ओहम लोड एंड अ करंट ऑफ 2.2 एम्पियर फ्लोज इन 8, इसमें से 2.2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज। बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर फाइंड आउट करना है, और उसके साथ साथ हमने क्या मालूम करना है? इसका टर्मिनल वोल्टेज भी मालूम करना है, भी मालूम करना है। डेटा की बात करते हैं, बैटरी का ईएमएफ। यहाँ एक बात समझ लें फिर गौर से, अगेन यू हैव टू नोटिस दैट कि करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने के मतलब हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं, बैटरी में से करंट को निकाला जा रहा है, ख्याल रखना। ईएमएफ ई 24 वोल्ट है, रेजिस्टेंस ऑफ लोड जो बाहर लोड जोड़ा है वो 10 ओहम का है, करंट हमारे पास 2.2 एम्पियर। रिक्वायर्ड क्या है मेरे बेटा? एक तो टर्मिनल वोल्टेज भी मालूम करना है, तो टर्मिनल वोल्टेज भी मालूम करना है, और उसके साथ हमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी मालूम करनी है बैटरी की, स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस की बैटरी की मालूम करनी, स्मॉल आर। फार्मूला चूंकि वी इक्वल टू आई आर होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फार्मूला वी इक्वल टू आई आर होता है। आई की वैल्यू 2.2 गिवन है, आर आपके पास 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे 22 वोल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब फार्मूला हो जाएगा, अब ई एम एफ, अब दूसरा फार्मूला होगा ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। फिर समझ लो गौर से, ये फार्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं कि करंट हमने ड्रॉ किया है, करंट सर्किट में से फ्लो हो रहा है। सुन लो बेटा गौर से,
करंट सर्किट में से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, लिहाजा ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर है। चार्ज करते हैं तो फार्मूला डिफरेंट होता है, ई बराबर 24 के, वी बराबर 22 के, ये प्लस 2.2 इंटू आर है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मेरे भी प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, और मेरे बेटा ये उसके बाद अगर हम माइनस करेंगे 2 आएगा, 2.2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड होगा, और आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.9 ओम। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.9 ओम्स हमारे पास जनाब वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो एक रिलेटिवली निस्बतन छोटा सा आसान सा टॉपिक हमारे पास था, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के हवाले से। इसके न्यूमेरिकल भी एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, सवाल भी शॉर्ट के अंदर पूछा जा सकता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका आप ध्यान में रखिएगा। ये चैप्टर 13 के सिलसिले की चौथी वीडियो है, चैप्टर 13 के सिलसिले की पहली चौथी वीडियो है, इन वीडियोस को आप देख लीजिएगा। चैप्टर 14 के सिलसिले की ये चौथी वीडियो हमारे पास है। एक में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, ओम्स लॉ डिस्कस किया था, फिर हमने जनाब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस डिस्कस किए थे दूसरी वीडियो के अंदर, और तीसरी वीडियो के अंदर हमने रेजिस्टेंस और ओहम्स लॉ के हवाले से जो न्यूमेरिकल्स थे वो न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए। ढेर सारे न्यूमेरिकल हैं, पास पेपर के न्यूमेरिकल भी इसके अंदर मौजूद है, इसको आप देख लीजिएगा। और लास्ट भी न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, ख्याल रखना चैप्टर 13 का न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट एवरी ईयर ऑलमोस्ट हर साल आते ही आता है, आप पास पेपर खोल के देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और उसके बाद ये जो टॉपिक हमारे पास है ये बेसिकली ऐसा कोई रेगुलर टॉपिक तो नहीं है, मगर बहरहाल 19-20 हो तो टॉपिक एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, और बाद दफ़ा छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये भी हम पूछ सकते हैं। चैप्टर 13 सिलसिले की जो आखिरी वीडियो हमारे पास होगी उसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के हवाले से, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के हवाले से, किसके हवाले से मेरे बेटा, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के हवाले से पढ़ेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, सीरीज का इक्विवेलेंट क्या होता है, क्या फार्मल ड्राइव होता है, लाइक दैट पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। इस तरीके से हम चीज़ों को जनाब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये 5 वीडियो का सेट है, अगर आप 5 वीडियो देख लेंगे तो चैप्टर 13 आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। यूजुअली प्रॉब्ली एग्जाम के अंदर कराची बोर्ड की बात कर रहे हैं, कराची बोर्ड के हवाले से आपके पास एग्जामिनेशन के हवाले से इसमें से आपके पास जो है वो तकरीबन समझे कि 2 पार्ट 4-4 नंबर के पूछे जा सकते हैं। तो चलो अभी होप कि नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जनाब जो वो डिस्कस करेंगे पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन के हवाले से। जब तक इन चीज़ों को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, इसको लाइक कर देते हैं आप लोग तो ज़रा सा हमें भी जो है वो मोटिवेशन होती है और चीज़ें हम आगे जरा बना लेते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो in which we will discuss about the characteristic of parallel series combination and the derivation of their equivalent, as well as the numerical involving the solving the circuit in which resistance series and parallel। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपसे बात होती है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आप देखिएगा, और फर्दर कोई चीज़ हो तो आप उसको जनाब कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में अगर आता है इन वीडियोस के हवाले से तो आप जो यूट्यूब का आपका टॉपिक होता है उसके अंदर कमेंट्स के अंदर उसके कमेंट्स के अंदर अपने सवाल आप लिख सकते हैं, होगा तो हम उसके जवाब आपको दे देंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।